जो हम लोगों ने तरंग का चैप्टर शुरू कर रखा है उसको आगे बढ़ाएंगे, लेकिन कल बच्चों ने एक चीज़ मुझसे कहा था जब चैप्टर शुरू हो रहा था कि तरंगों का परावर्तन जो मैंने आखिरी दिन पढ़ाया था वो समझ नहीं आया था, तो उसको अपन उसी से स्टार्ट करेंगे क्योंकि अब जो चैप्टर आगे है वो पूरा उसी पर आधारित है। सबसे पहले तरंगों का परावर्तन। सबसे पहला इसके अंदर जो सिद्धांत है, जैसे हम लोग हर चीज़ में सिद्धांत सीखते हैं कि जितनी भी तरंग होती हैं वो तरंग उन्हीं सभी सिद्धांतों की पालना करती हैं जो कि सामान्य परावर्तन और अपवर्तन का होता है। पहले हाँ, तो हम लोग क्या सबसे पहले क्या चीज़ कह रहे हैं कि वो सभी नियम की पालना होती है जो कि साधारण परावर्तन और अपवर्तन की होती है। ठीक है, साधारण नीचे नहीं आता ना। अच्छा, रिफ्लेक्शन के कारण, अच्छा इसके कारण इसको नीचे कर दो इसको। ठीक है बेटा, ओके। सबसे पहले परावर्तन का नियम क्या कहता है, हम लोगों ने इतना पढ़ा है कि सिंपल मिरर हो, अगर कोई अगर प्रकाश की किरण यहाँ पर एक्स एंगल बना रही है तो परावर्तित किरण भी एक्स एंगल बनाएगी। दूसरा सिद्धांत हमने ये सीखा था कि कोई अगर स्लैब है और इसके ऊपर कोई किरण आपातित हुई है, अगर ये सघन है और ये विरल है, जब सघन से विरल की तरफ जाती है तो दूर होती है, तो किरण मान लीजिए यहां पर दूर होके गई, लेकिन इसके साथ साथ ही कुछ भाग इसका परावर्तित भी होगा, कुछ भाग इसका परावर्तित भी हो जाएगा। इसका मतलब जब हम अपवर्तन पढ़ते हैं कांच के अंदर तो दोनों सिद्धांत लागू होते हैं, यानी कि एक तो परावर्तन हो रहा है और एक उसका अपवर्तन हो रहा है। यही दोनों सिद्धांत हम तरंगों के लिए भी लागू करेंगे और आपको लगेगा कि जब इस तरंग की अगर इस चीज को याद रह गया तो इसके परावर्तन को पढ़ना बहुत सरल होगा। और हम दोबारा क्योंकि शुरू कर रहे हैं इसलिए हम एक दोबारा इसकी इक्वेशन लिख लेते हैं कि y इज इक्वल टू और +5 को हम लोगों ने 0 माना। अब हमने सबसे पहले लिया दृढ़ सीमा। दृढ़ सीमा का किससे हम निकाल सकते हैं, जैसे कि एक मिरर रखा है, अगर हमने एक मिरर लगा दिया, उसके ऊपर एक किरण गिर रही है आकर, तो परावर्तित होकर चली गई पूरी, उसके अंदर कोई भी चांस नहीं कि वो अपवर्तित होकर जाए। इसी प्रकार अगर हम दृढ़ सीमा को यहां पर देखें, हम लोगों ने एक ये कब बनता है इस तरह की शेप, जबकि हम किसी भी धागे को एक बार हिलाते हैं। हम लोगों ने इसका एक्सपेरिमेंट करके भी देखा था बार बार। अगर हम इसको केवल ऊपर करते हैं तो क्या हुआ, सब विस्थापित हो गए उसके कण और शेप बनी हमारी एक यूं। इस प्रकार अगर बहुत लंबा अगर हम लेते चले जाए तो आपको दिखेगा कि ये इधर हुई है, लेकिन यहां पे धीरे धीरे इसका असर पहुंचेगा। इसका मतलब हम ये सिद्धांत कहना चाह रहे हैं कि अगर कोई सा भी पल्स चल रहा है आगे तो उसके अंदर क्या हो रहा है, अगर ये पल्स आगे चलेगा तो इस पॉइंट पर पहुंचने के बाद, इस पॉइंट पर पहुंचने के बाद क्या होगा इसके अंदर, हम लोग जब यहां पर शुरू हुआ इस दिशा में चलना,
सबसे पहले यहाँ पे उठा, फिर यहाँ पर गया, फिर इधर गया, फिर इसकी जो काइनेटिक एनर्जी है, अब काइनेटिक एनर्जी इसके पास इकट्ठी हो गई, ये वापस नीचे आना शुरू हुआ। ठीक है, अब ये वापस अपने स्थान को प्राप्त करने के लिए ऊपर जाएगा। और अगर ये दृढ़ सीमा यहां पर बनी हुई है एक, अब इसको ध्यान से समझना क्या हो रहा है। जब ये दृढ़ सीमा का इसका उत्कर्ष यहां पर पहुंचेगा, जब ये पल्स धीरे धीरे चलती चलती यहां पर पहुंची, अब ये दृढ़ सीमा आ गई, इस समय यहां पर क्या होगा, ये ऊपर प्रेशर लगा रहा है, यानी कि ये कोशिश करेगा कि यहां का जो प्रेशर है वो इस डायरेक्शन में रहे, फोर्स इस बल लगेगा इस डायरेक्शन में। लेकिन ये तो दृढ़ बिंदु है, इस दृढ़ बिंदु को तो वो उठा नहीं सकता, वो अपने साथ इस दृढ़ बिंदु को अपने साथ नहीं उठा सकता। इसका मतलब जो यहां पर विस्थापन होगा, दृढ़ बिंदु पर जो विस्थापन होगा वो क्या होगा, शून्य। क्योंकि दृढ़, अगर कोई भी चीज दृढ़ है, तो अगर मान लीजिए इसके ऊपर कोई चीज आके लगी, अब प्रेशर तो लग रहा है यहां से, लेकिन चूंकि दृढ़ है तो इसको तो उठा के ले जा नहीं सकता अपने साथ। दीवार अगर है तो दीवार को उठा तो सकता नहीं है, लेकिन अब ये परावर्तित होगा, और परावर्तित होने में कौन सा सिद्धांत लगेंगे, जो कि हमने यहां पर सीखा। और अगर हम इसको यहां पर लागू करेंगे तो इसका कहने का मतलब यह हुआ, अगर इसको हम बड़े रूप में देखें थोड़ा, तो इसके द्वारा जो फोर्स लग रहा है वो इस डायरेक्शन में लग रहा है। इसके दो कंपोनेंट हैं, एक कंपोनेंट कौन सा हुआ, हॉरिजॉन्टल, और एक कंपोनेंट हुआ वर्टिकल। तो न्यूटन का सिद्धांत क्या कहता है कि जो भी बल लग रहा है उसका विपरीत बल लगेगा। अगर हम इसका विपरीत बल इस दीवार द्वारा लगेगा, अगर इस तरंग द्वारा दीवार पर एक फोर्स लग रहा है तो इस दीवार के द्वारा भी एक विपरीत फोर्स लगेगा। विपरीत फोर्स लगने का क्या मतलब है, एक तो कंपोनेंट नीचे होगा और एक कंपोनेंट इधर होगा। अब चूंकि दीवार इधर नहीं सरक सकती, दीवार इधर भी नहीं सरक सकती, और दीवार नीचे भी नहीं जा सकती। ठीक है, इसका मतलब यहां पर इस जगह यहां पर विस्थापन 0 होना चाहिए। अब विस्थापन 0 कैसे हो सकता है, हम लोगों ने देखा कि इक्वेशन ये चल के आ रही है, इसको हम माना गया था कि एक किरण और दूसरी किरण जब मिलते हैं तो जब दोनों का जोड़ होता है, और जब अलग अलग डायरेक्शन में जाते हैं तो दोनों का घटाव होता है। हम लोगों ने सीखा था। यहां पर इसको दोबारा बना देता हूं मैं, जिससे कि आपको याद आ जाए। हम लोगों ने कहा था कि अगर एक किरण इधर से जा रही है और दूसरी तो इन दोनों को अगर हम जोड़ेंगे तो क्या बनेगा, आयाम दोगुना हो जाएगा। ठीक है, याद आ गई बात ये। इसी प्रकार हमने ये भी देखा था कि अगर दोनों में फेज डिफरेंस है, यानी कि अगर एक इस तरह से थी, दूसरी तरंग इधर चल रही थी, जिधर एक तरंग तो इधर चल रही है, अब दूसरी तरंग ठीक है। अब इन दोनों का हमने कहा था कि गणितीय योग होता है, इन दोनों का गणितीय योग है। इनका गणितीय योग निकालेंगे तो क्या होगा, यानी यहां पर कितना होगा, विस्थापन 0। अब इसको याद करके यहां बताओ कि अगर हम कह रहे हैं कि यहां पर विस्थापन अगर 0 होगा तो हमें क्या होगा, इसका मतलब एक किरण ऐसी होनी चाहिए जो कि नीचे से चले, जब भी तो इस बिंदु पर यहां पर 0 होगा। 0 होने के लिए यहां पर एक नेगेटिव, जिसके अंदर की फेज डिफरेंस कितना हो, 180 डिग्री का। यहां पर फेज डिफरेंस कितना है इसका और इसका, याद है ना आपको, हमने गोला बना के निकालना सीखा था कि किस प्रकार फेज डिफरेंस निकालते हैं। तो यानी कि अगर इन दोनों के बीच में फेज डिफरेंस 180 हो
और ये बिल्कुल इसका ही जैसा यहां बने जैसे कि यहां पर था, तो ही हो सकता है संभव। इसका कहने का दूसरा तात्पर्य क्या है कि अगर एक y इज इक्वल टू ए साइन के एक्स माइनस ओमेगा टी था, इसमें हम 180 डिग्री का फेज डिफरेंस कह रहे हैं। यहां पर शून्य कब होता है, जबकि ये दोनों के बीच में 180 डिग्री का फेज डिफरेंस होता है। और 180 का क्यों होता है इसको भी दोबारा याद कर लो। ये यहां पर है पॉइंट, और ये कितना है, ये पॉइंट है यहां पर। इसके और इसके बीच में कितना डिग्री का फर्क हो गया, इसलिए ये पाई का डिफरेंस होता है फेज का। याद आ गया सारा। इसके कारण हम यहां कह सकते हैं कि अगर इसके अंदर पाई का फेज डिफरेंस हो तब हमको यहां पर शून्य विस्थापन मिल सकता है। तो अगर हम पाई का फेज डिफरेंस यहां रखें, पाई कला अंतर रखने हेतु पाई अगर हम लिखते हैं तो क्या होगा, इसका मतलब ए साइन के एक्स माइनस ओमेगा टी प्लस पाई, दोनों में जब तो हुआ पाई का अंतर, ये फाई है, फाई यहां पर दोनों बीच में पाई के बराबर हो गया। अब कौन बच्चा बताएगा कि ए साइन के एक्स माइनस ओमेगा टी प्लस पाई को क्या लिख सकते हैं, याद करो। हाँ बताओ बेटा। वेरी गुड। इसका मतलब हुआ हम इसको लिख सकते हैं माइनस ए साइन के एक्स। ये क्यों हुआ पता है बच्चों किसी को, क्योंकि हम लोगों को सिद्धांत याद है ए एस टी सी, 180 प्लस थीटा, 180 प्लस थीटा माइनस होगा साइन यहां पर, ठीक है ना। यहां पर साइन होगा माइनस, इसको माइनस करने के लिए इसका मतलब ये माइनस ए साइन के एक्स माइनस ओमेगा टी। तो ये तो हमारी पहली इक्वेशन थी और ये दूसरी इक्वेशन है। अगर हम दोनों का अध्यारोपण का नियम लगाएं तो हम क्या कहते थे, इनका साधारण गणितीय योग, साधारण गणितीय योग, और इसका हम 1 और 2 का साधारण गणितीय योग निकालें तो क्या होगा, 0। अब समझ में आ गया आपको कि क्यों 0 विस्थापन होगा वहां पर। 1 व 2 का रिजल्टेंट वेव होगा 0। इसका मतलब यहां पर जो दूसरी पल्स बनी है वो पल्स पाई डिफरेंस पर, यानी कि ये पॉजिटिव था वो नेगेटिव पर जाएगी। इसका मतलब ये हुआ कि जो परावर्तित होके जा रहा है पल्स वो किस शेप में जा रहा है, आया समझ में। ये क्यों इस तरह से जाता है, यहां पर हमने बलों का देखा कि बल किस तरह से काम कर रहे हैं। चूंकि यहां पर विस्थापन 0 होना है, और विस्थापन 0 कब हो सकता है, जबकि उसके अंदर फाई का डिफरेंस हो। फाई कितना होना चाहिए, पाई के बराबर। अगर पाई है तो अगर हमने दोनों इन इक्वेशंस को लिख कर देखा और हमें पता चल गया कि इसका जो रिजल्टेंट वेव है उसका विस्थापन 0 होगा यहां पे। ये बात समझ में आ गई। किसी बच्चे को नहीं आई हो तो बताओ। अब अगर हम ये देखें, अगर इसमें थोड़ा सा भी मन में डाउट हो तो मुझसे पूछ लेना। अब हम देखें खुली सीमा। अगर यहां खुली सीमा हो उसका क्या अर्थ जानते हो कुछ, खुली सीमा का मतलब क्या हुआ, यस यहां तो हमने रखा था कि ये है, अब हमने इसको यूं कर दिया तो जो किरण आ रही थी, तरंग आ रही थी, वो अपना आगे चलती जा सकती है। और चूंकि यहां पे ये आया था इसके कारण कुछ वापस भी जाएगी परावर्तित होके और कुछ आगे निकल जाएगी। तो हमने इस सीमा को सिर्फ इतना किया कि अगर हमने इसको हॉरिजॉन्टल लिटा दिया तो इसका मतलब ये हुआ कि हमारे पास अब
बिल्कुल ओपन एटमॉस्फेयर है जहां पर कि हम अपनी तरंग को आगे ले जा सकते हैं। ठीक है, तो इसको लेकिन हम कैसे दिखाएं अपने अध्यापन में? इसको दिखाने का सीधा सा तरीका ये होता है कि हमने माना कि यहां पर एक बार है और उसके अंदर एक रिंग रखा हुआ है। एक ये वायर है, मान लीजिए इसको ये रखा यहां पर, और इसके ऊपर एक छल्ला है। ठीक है, एक छल्ला है जो इसके ऊपर आराम से चल सकता है। ठीक है, अब ऐसी स्थिति में क्या होगा, जब ये पल्स चल के आ रहा है, यहां आया तो यहां पर इस जगह अगर छल्ला ओरिजिनली रखा हुआ था तो क्या करेगा, इस छल्ले को ऊपर बल लगाएगा। और पहले तो चूंकि दृढ़ दीवार थी तो दीवार तो ऊपर जा नहीं सकती थी, लेकिन जब हमने ये लगा रखा है और इसमें एक छल्ला है, तो जैसे ही छल्ले यहां पर आएगा, इसने ऊपर दम लगाया तो छल्ला कहां जाएगा, ऊपर चला जाएगा। ठीक है, क्योंकि हमारी जो तरंग थी वो बल लगा रही थी ऊपर, और यहां पर चूंकि ये फ्रीली ऊपर जा सकता था इसलिए उस बल के कारण ये ऊपर चला गया। ठीक है, अब हमें ये देखने की बात यह है कि जब ये पल्स पैदा हो रही थी तो पल्स पैदा करने के लिए हमने एक बार उसको ऊपर उठाया था तो पल्स पैदा हो गई थी, वो शेप बन गई थी एक ही बार। इसका मतलब अगर यहां से भी हम एक बार ऊपर उठ रहा है ये, तो ये एक वापस तरंग पैदा करेगा, वैसे ही पल्स पैदा करेगा यहां पर। या इसको हम गणितीय रूप में पहले देखने की कोशिश करें कि हम लोगों ने लिखा था y क्या होता है, अब यहां पर फेज परिवर्तन नहीं हो रहा है, अब यहां पर इस पॉइंट पर फेज परिवर्तन नहीं हो रहा, फेज वही का वही रह रहा है। तो इसका मतलब क्या हुआ, फेज अगर वही रहता है तो क्या होगी इक्वेशन दूसरी, कोई परिवर्तन नहीं होगा इस इक्वेशन में। ये सही है या गलत बात? अभी तो एक्स का दिशा नहीं बदली है, अपन कहां देख रहे हैं, केवल इस पॉइंट को देख रहे हैं। एस की दिशा जब बदलेगी जबकि ये इधर चलनी शुरू होगी। याद है सिद्धांत कि जब वो दूसरे विपरीत दिशा में चलने लग जाती है तब वो एक्स की वैल्यू नेगेटिव हो जाती है। लेकिन अभी हम कहां परीक्षण कर रहे हैं, यहां पर जहां पर कि छल्ला लगा हुआ है। तो एक अगर इक्वेशन y1 = a sin kx माइनस ओमेगा टी थी, और दूसरी भी चूंकि एज इफ यहां पर कुछ भी नहीं था, जैसे कि यहां कुछ नहीं था वैसे ही छल्ला ऊपर चला गया। ठीक है, अब ये छल्ला कितना ऊपर गया ये निकालना है हमारे को। इसमें भी अध्यारोपण का नियम लगेगा। एक हमारे पास तरंग की इक्वेशन ये है, एक तरंग की इक्वेशन ये है, तो अध्यारोपण का नियम लागू करने से क्या होगा, अगर अध्यारोपण का सिद्धांत लगाएंगे तो वाई आर क्या होगा, y1 + y2, और y1 + y2 क्या होगा, a कॉमन ले लिया, साइन kx माइनस ओमेगा टी प्लस साइन kx माइनस ओमेगा टी, तो कितना हुआ, साइन ए प्लस साइन बी, तो कितना हो गया, बिल्कुल बराबर है ना दोनों। इसका मतलब क्या है, ए ऐसा हमने कॉमन ठीक लिया था। अब क्या लिख सकते हैं इसको, 2a kx माइनस ओमेगा टी। कहने का क्या मतलब हुआ इसका, कि इसका आयाम कितना हो गया, दुगना। इसका मतलब ऐसी स्थिति में जो रिंग जब ऊपर जाएगा तो इसका आयाम 2a होगा। ये क्वेश्चन इस साल आईआईटी के मेंस वाले एग्जाम में आया है। ये क्वेश्चन कि यहां पर आयाम कितना होगा,
उसके अंदर अंक दे रखी थी, इनकी वैल्यू दे रखी थी सब चीज़ों की, कंफ्यूज करने के लिए बच्चों के की वैल्यू एक्स डब्ल्यू टी सबकी वैल्यू दे रखी थी, जिससे बच्चा कुछ कैलकुलेशन करने लग जाए। करना क्या था, करना बिल्कुल ये था कि इसको याद रहना चाहिए था कि यहाँ पर अगर खुली सीमा है तो आयाम दुगना हो जाएगा। तो आधा मिनट लगता है उसको करने के लिए। ज़्यादातर बच्चों ने इसके अंदर वैल्यू रख रखे जो दे रखी थी, के डब्ल्यू पता नहीं क्या क्या दे रखा था। जो क्वेश्चन था वो 6 लाइन का था, क्योंकि आपके एनसीईआरटी बुक में ये बता नहीं रखा कि इसके अंदर कितना आयाम क्यों हो जाएगा। अब आपको याद रह जाएगा कि यहाँ पर एक रॉड मानकर उसके ऊपर जो रिंग लगी हुई है उसको देख के, तो जैसे ही यहाँ पर बल लगेगा ऊंचा, उस रिंग को ऊपर उछाल के ले जाएगा। कितना ऊपर उछालेगा, दुगना। अब इसने जब दुगना उछाला है तो इसका मतलब हुआ क्या कि जैसे ये तार था तो इसको हमने दुगना उछाला तो अब इधर से बननी शुरू हो गई वेव। अब इसका मतलब यहाँ जब पहुंची है, अब यहाँ से ऊपर उठाया तो क्या हुआ, अब इधर भी इधर से पल्स चलनी शुरू हो गई, बिल्कुल उसी जगह चल रही है बिना फेज चेंज हुए, फेज का कोई परिवर्तन नहीं है, तो इधर चलने लग जाएगी। अर्थात अब जो पल्स चलेगी वो पल्स कैसे चलेगी, यानी कि यहां पे फेज परिवर्तन नहीं हुआ। ये बात समझ में आ गई। इस बात समझ में आ गई तो जो AIEEE में पिछले साल यानी कि 2011 में जो क्वेश्चन आया था उसको एक बार करके देखते हैं। थ्योरेटिकल क्वेश्चन था। अब आपको पता जाएगी आपने अगर इस सिद्धांत को सही तरह से समझा है या नहीं। हाँ बोलो बेटा। कौन सी? ये अपना पहला सिद्धांत है कि कोई भी अगर हम पार्टिकल को अपनी जगह से वापस सरकाएंगे तो वो वापस जगह आना चाहेगा। ठीक है, अगर इसको हम और बड़ा करके देखें तो आपको समझ में आ जाएगा। खुली सीमा मतलब अपन ने रिंग लगा रखा है, आगे इससे नहीं गया क्योंकि इसके आगे कुछ था ही नहीं। सीमा खुली थी लेकिन इसके आगे धागा नहीं था, यानी कि आगे यहां पर रुक गया है, पे टेंशन में रख रखा है उसको, और उसको हमने एक रिंग लगा रखा है। अब यहाँ देखो इसके अंदर फोर्स कैसे लग रहे हैं। अब जैसे अगर हम मान लीजिए यूं लगा के देखें इसमें, तो एक तो फोर्स का डायरेक्शन ये है, तो ये इधर लगा रहा है डायरेक्शन। तो अब दूसरी बार क्या होगा, ये बिंदु यहां पर आ जाएगा, ये बिंदु अगर यहां आएगा तो कैसे बनेगी किरण, फिर और नीचे आया, इस प्रकार अगर जब यहां आ जाएगा तो किरण यहां बनेगी। अब समझ में आया कि इस दिशा में क्यों चलेगी। किसी बच्चे को नहीं समझ आया दोबारा पूछ ले। पहले इसको धागे को दोबारा देखिए। हम लोगों ने सिद्धांत ये सीखा था कि अगर हम इसको ऊंचा उठाएंगे तो इधर से पल्स चलनी शुरू हो जाती है। ठीक है, अब जब ये अपने आप ऊपर उठ गई ये रिंग डबल, तो अब इधर से तरंग चलानी शुरू करेगी, उस पल्स को इधर चलना शुरू होगा। ये देखिए अब इधर चलनी शुरू हो गई, दिख रही चलती है आपको, तो ये पंख इधर चली है। तो हमने क्या किया कि जब ये ऊपर वाला बिंदु था, इस पे नीचे बल लगना शुरू हुआ, तो एक पार्टिकल दूसरे पार्टिकल को अपनी एनर्जी ट्रांसफर कर रहा है। इस प्रकार यहां पे जो भी पार्टिकल नीचे जाएगा तो इसके पास वाले को भी वो अपनी एनर्जी ट्रांसफर करता जाएगा। तो जब ये नीचे यहां पर आया तो इसका वेव बनेगा इस शेप का, इस प्रकार नीचे आएगा तो ये क्या हो रहा है, ये सरकता जा रहा है। याद है आपको हम लोगों ने सीखा था कि जो इसका क्रेस्ट होता है वो आगे सरकता जाता है। धीरे धीरे ये यहां पर आएगा, जब यहां पर आएगा और जब अंतिम रूप से जब यहां आएगा तो पल्स यहां आ जाएगा, और यहां आने के बाद क्या होगा, अब इसके पास एनर्जी है, अब इस वाले बिंदु को ये ऊपर उठाना शुरू करेगा। पहले ये इतना उठेगा, उसके बाद दूसरा बिंदु इतना उठेगा, फिर तीसरा इतना उठेगा, इस प्रकार उठते जाएंगे और ये आपकी वेव आगे चलने लग जाएगी। बात समझ में आ गई। तो क्या दो चीज निकल के आई कि अगर हम किसी दृढ़ सीमा से कोई अगर तरंग जाती है वापस, तो उसके अंदर फेज डिफरेंस 180 डिग्री होता है, और अगर खुली सीमा से बाहर जाती है वापस जाती है तो उसके अंदर फेज डिफरेंस 0 होता है। अब यदि अगर हम इसको देखें कि अपवर्तन कैसे होता है। हाँ बेला है बेटा, Y2 इस
इस वाली तरंग जो वापस जाने की कोशिश कर रही है इस जगह से, इस पॉइंट पर, केवल इस पॉइंट पर, अब ये जैसे ही आगे चलेगी तो इसका एक्स क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। तो उस समय क्या इक्वेशन होगी इसकी, 2a साइन माइनस के एक्स माइनस ओमेगा टी। आयाम दुगना है ना इसका, फर्क इसलिए यहां पे देखो, यहां पे फर्क दिखाने की कोशिश की थी। इसका आयाम यहां पर 2a हो चुका है इस जगह, इसका आयाम 2a, इसलिए इसको यहां बड़ी करके दिखाने की कोशिश की जिससे, हाँ ये उसका सबका चेंज होता चला जाएगा, उसी तरह से होगी। बिल्कुल सही कह रहे हो। अब इसको हम उस क्वेश्चन के रूप में देखते हैं और भी अच्छे से समझने के लिए जो AIEEE में आया था। अब ये पता चलेगा कि आप लोगों ने क्या सीखा है। ये उस दिन जब मैं आखिरी दिन पढ़ा रहा था तो मैंने हल्का सा इसके अंदर हिंट देने की कोशिश की थी। अपन आज इसको देखते हैं प्रश्न को। ठीक है, ये मोटी व भारी एक रस्सी है और ये एक पतला तार है। ऐसी स्थिति में यहां से अगर एक पल्स चली है तो इसका क्या प्रभाव होने वाला है, बताओ बेटा। तरंग यहां पर पहुंची तो क्या होगा, इस जगह पहुंच, ये असली जो मैं एनालिसिस करना है बेटा वो करना है इस जगह पर, यानी कि इस जगह क्या होगा उससे सब कुछ पता चल जाएगा आपको। अगर आप बिल्कुल सीधा सा एक चीज, अगर इसको आप एक्सपेरिमेंट, इसको यूं देखो कि अगर ये है और इसके पास एक तार है, यूं समझ लीजिए इसको। अब क्या होगा यहां पर, अगर यहां पर हमने पल्स चलाई तो इसमें क्या सर अंतर हो रहा है बताओ, कुछ नहीं हो रहा ना, बहुत हल्का सा हो सकता है कि कोच एक जा रही हो लेकिन बाकी सारी इधर ही रह रही है। हाँ मोटी, यही बात तो है, ये है ना मोटी रस्सी। अगर ये मान लो, आप इसको यूं करके देख लो, एक जना आके आप पकड़ो, इससे पता चलेगा, आपको समझ में आ जाएगा। एक जना आओ, कोई बच्चा आ जाओ, कोई एक बच्चा आ जाओ, हाँ इसको पकड़ो, अब इसको देखो, यहाँ पे सीधा करो। अब आपने इसको खींचो खींचो खींचो, हाँ खींच के रखना। अब अगर आपने इसके अंदर कुछ किया, अब देखो क्या होगा, ये देखो आया तुम्हारे तक, महसूस हुआ तुम्हें, ठीक है। अब देखो तुम्हें महसूस होगा, अब तुम्हारे हुआ कि हल्का सा, बहुत हल्का सा, बहुत थोड़ा सा, क्योंकि अधिकतर चीज क्या हुई है, परावर्तित हो गई है और इधर अपवर्तित होकर बहुत कम जा सकी है, इसलिए आपको बहुत हल्का सा महसूस हुआ। जबकि मैंने यहां तो इतनी जोर से किया है ना, आपके यहां पे इतनी जोर से नहीं दिखा, आपको केवल हल्का सा महसूस हुआ, यानी कि बहुत हल्का सा एक जो पल्स है वो इधर जा रहा है और बाकी सारा का सारा परावर्तित हो रहा है। तो इसमें क्या हुआ, यहां देखो, अगर इसको यूं देखें, है बेटा, हाँ अरे हद हो गई, बैठो बच्चे, बहुत अच्छी बात है, लेकिन ये संस्कारों की बात होती है। इसका मतलब ये जब किरण यहां पहुंचेगी तो इसका मतलब हुआ कि थोड़ा सा हिस्सा तो इधर जाएगा, लेकिन अब इसका आयाम तो अलग निकालेंगे अभी, और अधिकतर जो है वापस परावर्तित होके वापस चली जाएगी। और ये हुई अपवर्तित तरंग। यानी कि याद करो, अगर ये विरल होता और ये सघन होता तो क्या होता, इसके पास आ जाता, यानी इसका डिफ्लेक्शन कम हो जाता। तो यहां पर क्या हो रहा है असली में,
जब पतले तार से बड़ा तार, मोटा तार जुड़ा हुआ है तो उसके अंदर जो अपवर्तित तरंग है वो कम मात्रा में है, लेकिन परावर्तित तरंग अपनी रेख में वापस आ रही है, और जिसके अंदर फेज डिफरेंस भी है 180 डिग्री का। इसका मतलब अगर कोई पतला तार किसी मोटे तार के साथ जुड़ा होता है तो उस सीमा को हम कैसे देखते हैं, जैसे कि दृढ़ सीमा हो। ये याद रखना है इसके अंदर सिद्धांत। यानी कि ऐसी स्थिति में यह बिंदु दृढ़ सीमा के रूप में काम करेगा। तो बिना फेज परिवर्तित हुए नहीं जा सकती वापस, बिना फेज परिवर्तित हुए केवल अपवर्तित हो सकती है। ये बात समझ में आई? अब अगर हम इसको यूं देखें कि यहां पहले मोटा तार हो और फिर पतला तार हो, पतले पे ज्यादा होगा, आ गया ना, अपने आप ही समझ में आ गया। इसमें कोई ज्यादा बहुत बड़ी चीज नहीं है, क्लास के अंदर इतना बड़ा क्वेश्चन आ रहा था। अगर आप इसका सिद्धांत समझ जाएंगे तो अपने आप ही कहोगे कि ये होने वाला है इसका। और ये ज्यादातर लोग क्वेश्चन नहीं उत्तर कर सके थे। हाँ बिल्कुल, आप लोग ही कर पाओगे। अब ये मोटा है मान लीजिए, हम लोग बिल्कुल सिद्धांत जानते हैं कि अगर हमने इसको ही वाइब्रेट करा रखा है मोटे को इतना ज्यादा, तो पतले में तो और भी ज्यादा वाइब्रेशन होगा। ठीक है, तो क्या होगा, ज्यादातर अपवर्तन होके चला जाएगा। और परावर्तित होने के लिए बहुत कम बचेगा। और खुली सीमा पे परावर्तन जब होता है तो क्या करते हैं, फेज परिवर्तन होता है या नहीं? नहीं होता। तो इसका अर्थ हुआ ठीक है। तो एक मूल सिद्धांत जो इसमें निकल के आया वो ये है कि अपवर्तन के समय अपवर्तन में फेज परिवर्तन नहीं होता है। चाहे वह दृढ़ सीमा हो अथवा खुली सीमा। और दूसरा सिद्धांत क्या है कि दृढ़ सीमा पर कलांतर पाई रेडियन ठीक है। ये दो सिद्धांत याद रखने हैं। कोई भी क्वेश्चन आ जाएगा, कुछ भी और फार्मूला रटने की याद नहीं करने की जरूरत नहीं है। वो बेसिक इक्वेशन तो आपको याद रहेगी हमेशा, y इज इक्वल टू के एक्स माइनस ओमेगा टी साइन के एक्स माइनस ओमेगा टी प्लस फाइव, ये हमेशा अपने को याद रखनी है। तो हम अब तो मन में आपके बस गई होगी ये बिल्कुल। अब हम लोग थोड़ा कठिन तरंग के कठिन चीज़ों की तरफ बढ़ते हैं। अभी तक जो चैप्टर था वो बहुत सरल था, अब 5% कठिन है, ज़्यादा नहीं, केवल 5% कठिन है। लेकिन इसके लिए पहले हमको एक ये लिखना पड़ेगा सारणी बनाकर, जिससे आप लोगों को याद रहे, पता रहे कि क्या कर रहे हैं। अगर हम एक सारणी बनाएं, इसका आप लोग ही बताएंगे इसके अंदर क्या क्या मान है।
अगर हम यहाँ लिखते हैं साइन थीटा, आप सब होशियार बच्चे हो, वैसे ही आता होगा आपको, लेकिन इसको अपन वैसे ही याद करने के लिए लिख रहे हैं केवल। अगर ये 0 डिग्री है तो साइन 0 तो 0 होता है, कॉस थीटा इज इक्वल टू, और ये अगर π/2 होता है तो ये 1 हो जाएगा। π/2 के बाद क्या होगा, पाई, पाई लेके देखो, पाई। साइन पाई का मान किसको पता है, और कॉस पाई, अब 3π/4 क्या लिखेंगे, 3π/4 या 3π/2, 270 डिग्रीज, पाई प्लस π/2, 3π/2, पाई प्लस π/2। अब इसका बताओ जरा मान क्या क्या है, -1 और अब आ गया 2π, 2π और 0 का बराबर होना चाहिए मान, सिंपल। अब इससे ही इस सारणी को बार बार उपयोग करना पड़ेगा। और मेरा स्केल दीजिए, कहाँ है, पड़ा है। ये स्केल बहुत उपयोग का है, लास्ट ईयर बनाया था, बचा रह गया, ये बहुत अच्छी बात है। अब आपको बनाना है 7 तो हॉरिजॉन्टल लाइन और 9 वर्टिकल लाइन, बना लो फटाफट। सात तो हॉरिजॉन्टल और 9 वर्टिकल। जल्दी जल्दी बना लो जिससे टाइम वेस्ट कम हो। बना लिया। अब हम पढ़ने जा रहे हैं अप्रगामी तरंगें। प्रगामी का क्या मतलब होता है, आगे। अभी तो हमने देखा था सब आगे जाती हुई दिख रही थी, वो उन तरंगों की बात की थी। अब हमने दोनों तरफ से पकड़ रखा है तार, दोनों तरफ पकड़ रखा था। तो अब यहाँ क्या हो रहा है, अल्टीमेटली जब हम यहाँ वाइब्रेशन कर रहे हैं तो अल्टीमेट इसी के बीच में हो रहा है, केवल जो ऊपर जा रहा था वही ऊपर जाएगा, जो नीचे जा रहा था वही नीचे जाएगा, सेम उसी बिंदु पर अपने दोलन कर रहे हैं, उसी बिंदु पे दोलन करते जा रहे हैं। और वे भी आगे जाती हुई नहीं दिख रही, क्योंकि यहाँ पे ना इधर से प्रतिबंधित है, इधर से प्रतिबंधित है।
सबसे पहले हम लोग अपना पुराना, जिससे कि भूल नहीं जाएं, दृढ़ सीमा से अगर परावर्तित होती है तो इक्वेशन क्या होती है? दृढ़ सीमा से परावर्तन होने पर कलांतर कितना आएगा? तो कितनी हो गई इक्वेशन? ए माइनस ए साइन के एक्स माइनस, ठीक है। अब ये वाली अगर परावर्तित जो तरंग है वो विपरीत दिशा में जा रही है, बच्चे ने क्वेश्चन पूछा था ना वहां से कि साहब ये आगे जा रही है तो उसका पॉजिटिव होना चाहिए, एक्स दूसरा हो जाएगा। अगर ये परावर्तित होकर आगे चल रही है, परावर्तन के पश्चात नेगेटिव एक्स दिशा में, अर्थात हम क्या कह रहे हैं कि वेव इस डायरेक्शन में जा रही है, तो x की जगह माइनस एक्स आ जाएगा यहां पर, तो क्या हो जाएगा y एक्स टी इज इक्वल टू, हाँ माइनस एक्स टी है माइनस ए साइन माइनस के एक्स माइनस ओमेगा टी, माइनस एक्स दिशा में तो एक्स की जगह माइनस एक्स रखा, कुछ फर्क नहीं किया अपन ने, तो ये क्या हो गया माइनस, अगर हमने लिखा माइनस ए साइन माइनस के एक्स प्लस, अब दिखेगा माइनस ए साइन के एक्स प्लस ओमेगा टी। साइन माइनस थीटा क्या होता है? हाँ लिखते हैं, साइन माइनस थीटा क्या होगा? माइनस साइन थीटा, तो माइनस माइनस कट जाएंगे तो क्या हो जाएगा? ए साइन के एक्स प्लस ओमेगा टी। तो ये दो इक्वेशन आ गई हमारे पास, एक ये और ये हमने शुरू में जो चल रही थी वो। इसके दोनों स्टेप लिख दिए हम लोगों ने कि दृढ़ सीमा से जब परावर्तन होता है तो कलांतर होता है, और अगर परावर्तन के पश्चात उद्देश्य चल रही है माइनस एक्स दिशा में तो एक्स माइनस हो जाता है। सिंपल इक्वेशन अपन ने लिखी है, कोई इसके अंदर याद करने की, ये चीज समझ में आ गई है नहीं आ गई जो लिखा है मैंने? ठीक है, अब यहां पर इसको अपन देखना चाहते हैं। सबसे पहले मान लीजिए एक तरंग है, हम यहाँ पे इसको चार चार भागों वाली तरंग ले लेते हैं, इससे इजी रहे आप लोगों को याद करने में। ये पाई बाई 2 और लैम्डा बाई 2, या पाई बाई 4 लें इसको। अगर हम चार भागों में लेते हैं इसको तो क्या लेंगे बताइए? अगर यहां तक मान लीजिए इसका मतलब तो क्या हुआ? पाइवेट हो गया। और अगर हम इसको पाई बाय 4 लेना चाहे तो क्या होगा? यस, ये इसका अंतर पता चल जाना चाहिए आपको बस। अब हमने इसको तरंग को माना कि यहां पर ही पूरी हो जाएगी, इसका मतलब यहां आपका हो गया 2 पाई, यहां हो गया पाई, यहां 3 पाई बाई, ठीक है, ये 0 हो गया, और ये आपका y डायरेक्शन है और ये x डायरेक्शन है। ये प्रथम वेव जो है y1 वो इस दिशा में जा रही है, ठीक है। अब हमने दूसरी वेव ली जो इस दिशा में जा रही है, नेगेटिव दिशा में जा रही है, यानी कि परावर्तित होकर खूब देर तक वही किरण वापस तरंग परावर्तित होकर आएगी। तो अगर ये परावर्तित होकर आ रही है तो वो भी अगर उसी शेप में वापस आएगी,
यानी y2 अगर ये है, ये चल रही है विपरीत दिशा में, ठीक है। तो इसकी जो इक्वेशन है वो तो हो गई ये वाली नीचे वाली, और इसकी इक्वेशन नंबर 1, यानी कि इसको अगर हम y1 लिख दें और इसको y2 लिख दें तो इजी रहेगा, इससे आप लोगों को सरल समझने में सरल रहेगा। इसकी जो रिजल्टेंट वेव होगी वो क्या बनेगी, सरल गणितीय योग। यहां पर 0 है तो ये 0 रह जाएगी, यहां पे 0, ठीक है। यहां पर दोनों का आयाम जुड़ जाएगा, ये आयाम और ये आयाम जुड़ेगा तो डबल हो जाएगा। ये रिजल्टेंट वेव है। इसी प्रकार इसका और इसका आयाम जुड़ जाएगा, समझ में आ गया रिजल्टेंट वेव क्यों बनेगी ऐसी, क्योंकि दोनों को सिंपल हमने जोड़ते गए, इस आयाम को इस आयाम के साथ जोड़ दिया, ये 0 था तो यहाँ पे भी 0 रह गया, ये और ये दोनों नेगेटिव थे, जुड़ के नेगेटिव बड़ा बन गए, ठीक है। इस दिशा से चले। अब है असली चीज जो आपको देखना है कि एक्चुअल में आप लोग क्या सीखें। अब हमने ये कहा था यहाँ पर कि ये वाली तरंग तो इस दिशा में जा रही है और ये इस दिशा में जा रही है, इसलिए हमने दोनों की इक्वेशन फर्क लिखी थी। अगर इस दिशा में ये जा रही है तो इसका हम लोगों को सीखने का तरीका है कि हमेशा मैंने कहा था कि जो सबसे ऊंचा पॉइंट होता है उसको ले लेते हैं, दोनों किरणों का, इसका इधर ले लीजिए और इस वाले को अब π/2 समय के बाद, π/2 दूरी चलने के बाद क्या स्थिति बनेगी। अब इसमें चित्र में देखना है हमको ये देखना है कि ये अगर इधर चला, यानी कि π/2 दूरी इसने इधर पारित की, उस समय ये π/2 इधर पारित करेगा, ठीक है ना। तो अगर ये π/2 करता है तो इधर क्या बनेगा इसका, अगर हम इसको देखें ये वाला बिंदु यहां आ जाएगा, ठीक है। तो इसका मतलब कैसी बनेगी यहां पे तरंग, ये इस दिशा में चल रही है तो ये अब यहां पर पहुंच गया, हाँ y1, ये y1 यहां पहुंचा, इसको हम कर देते हैं ये y1 है, जिससे याद रहने में सरलता रहे। इसी समय में ये वाला यहां पहुंच गया, ये तो इधर चला था उतना ही दूरी, यही π/2 इधर चलेगा, तो ये π/2 अगर इधर चला तो क्या हो जाएगी इस स्थिति, पॉइंट ये यहां पे पहुंचेगा, ये वाला पॉइंट यहां पहुंचेगा क्योंकि इस दिशा में चल रहा है। तो ये कैसी बनेगी किरण, ठीक है। अब इसका गणितीय योग क्या होगा, यहां तो हमने निकाल दिया था कि इसका y1 और y2 का ये रिजल्टेंट होगा गणितीय योग करके। अब इसका गणितीय योग करके क्या होगा, यानी कि पूरी जगह आयाम 0, यहां पे भी 0 है, ये प्लस, ये नेगेटिव, ये प्लस, ये 0 हो गया, ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव, ये 0 हो गया, ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव 0, ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव 0, यानी कि क्या रह गया इसका रिजल्टेंट वेव, कहां पर रहेगी, इसका मतलब ये रिजल्टेंट वेव जो है आपकी ये बात समझ में आई। इसका मतलब एक्चुअल में चल रही है तरंग दोनों दिशा में, लेकिन तार हमको बिल्कुल स्थिर दिख रहा है। ये सिद्धांत बहुत इंपॉर्टेंट है। तरंग चल रही है, तरंग तो चली रही है, ये इस दिशा में जा रही थी और ये इस दिशा में गई है, तरंग तो चल रही है दोनों दिशा में, लेकिन हमको एक स्थिर तार दिख रहा है केवल। यह सिद्धांत बहुत ज्यादा जरूरी है समझना कि गणितीय योग के कारण जब हमने देखा
कि एक परावर्तित किरण थी और एक आपतित किरण थी, दोनों विपरीत दिशा में चल रहे हैं, तो यहां पर 0 आयाम हो गया, विस्थापन 0। आयाम तो है, आयाम तो कण कर रहे हैं, दोलन कर रहे हैं अपनी अपनी जगहों पर। दोलन तो होता है जो कण जो होते हैं अपने स्थान पर दोलन करते रहते हैं, उनका होता है। और विस्थापन 0 हो गया। इसका मतलब ये हुआ इस समय कण दोलन तो कर रहे हैं, विस्थापन लेकिन 0 है। ये क्यों है, इस चीज को समझाने के लिए मैंने इसको बनाने की कोशिश की है। अब और एक बार दिशा में देखते हैं कि ये और आगे चला, यानी कि ये वाला बिंदु अब यहां पर आ गया। अगर ये वाला बिंदु यहां पर आ गया, ठीक है, ये इस दिशा में जा रहा है। अपन हमेशा इसका तरीका बनाने का मैंने आपको बताया ना, ऊपर वाले एक बिंदु को पकड़ लो, इस बिंदु को पकड़ा, ये इसको हम एक सरकाते जा रहे हैं और वहां से किरण बनानी शुरू कर दो तो एकदम किरण बन जाएगी अपने आप, है ना। उसका हमेशा वो पॉइंट जो कि हमने आइडेंटिफाई कर रखा है। अब ये ब्लू वाले को देखो, ये ब्लू वाला पॉइंट जो है अब ये कहां जाएगा, ये एक और आगे चला जाएगा, यानी कि ये बिंदु यहां पर आ जाएगा। क्या ये बिंदु यहां पर आ गया? तो अब कैसे बनेगी ब्लू वाली? उसी पे लेकिन दिशा फर्क है, ब्लू वाले की दिशा और ब्लैक वाली उधर चल रही है, इसलिए दोनों अलग अलग निशान बनाए थे। ये समझ में आ रहा है ना। अगर हम इस वाले को देख लेते, मान लीजिए इसका बिंदु देख रहे हैं हम, तो अब ये तो इधर आ गया, इस वाले पे आ जाएगा। किरण बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, इसको देखना है अपने को। इसको जैसे ही आप यहां बनाओगे तो ये किरण यहां पे आ गई, तो बस जहां एक बिंदु पकड़ में आ गया तो आप बना लोगे। अगर हमको पता चल गया कि इसका जो उच्च बिंदु है वो यहां आ गया है, तो बस यहां से एक बना लिया आधा, उसके बाद सारे बन जाएंगे अपने आप। ये इसका तरीका होता है बनाने का। क्या किया, इसका क्या तरीका अपना रहे हैं हम कि जो उच्च बिंदु है उसी के मूवमेंट को देखते चले जा रहे हैं। इसका गणितीय योग क्या होगा, क्या होगा इसका गणितीय योग? दोनों प्लस होंगे ना, इसका भी यही आयाम है, इस नीले वाले का भी आयाम यही है। तो अब ये इसका मतलब क्या हुआ, जो इसकी रिजल्टेंट जो निकलेगी वो यहां पे दुगना हो जाएगा, ये प्लस ये। रुक जाओ बेटा एक मिनट, समझ में आया? हाँ बताए, हाँ बेटा बताओ, कहाँ से कौन? हाँ हाँ बोलो बेटा। यही तो बेटा मैंने इससे पहले से इसलिए बनानी दिखानी शुरू करी थी आपको कि आप इसका एक शिखर बिंदु ले लो और एक इसका शिखर बिंदु ले लिया। ये वाली वेव इधर चल रही है, तो ये जो शिखर बिंदु है ये वाला, अगर आप उसको वहां नहीं देख पा रहे तो यहां देखो, तो ये इस दिशा में जा रहा है। जब ये इस दिशा में जा रहा है, यहां चलता हुआ आया और इस जगह ये बिंदु चल रहा था जो यहां पर आ गया, यहां पर आया, फिर यहां पर आ गया। इसलिए जो रिजल्टेंट वेव आएगी, रिजल्टेंट में हमने निकाला था हमेशा कि अगर एक किरण यूं चल रही है और दूसरी किरण भी यूं ही चल रही है, तो जो इनकी रिजल्टेंट किरण होगी वो इनका योग होगा। अर्थात इस सिद्धांत को लगाया है यहां पर, एक किरण हमारी एक तरंग तो जा रही है इस प्रकार, दूसरी तरंग भी क्योंकि विपरीत दिशा में जा रही है लेकिन उसका आयाम इधर हुआ, तो हमने सिद्धांत सीखा था कि जो रिजल्टेंट वेव होती है वो दोनों का गणितीय योग होती है, केवल गणितीय योग। उसके अंदर हमें कुछ और दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, केवल गणितीय योग करना है। अगर हम इन दोनों गणितीय योग करते हैं तो इसका आयाम और इसका आयाम जुड़ेगा और ये यहाँ पे टोटल आयाम बनेगा। लेकिन अगर
डायरेक्शन में हो तो ये निरस्त नहीं करेगी क्या आपस में एक दूसरे को? बेटा निरस्त यहाँ पे कर अभी करेंगे ना। अगर ये दूसरे डायरेक्शन में जाकर कैसे निरस्त करेगा, ये भी नेगेटिव एक्स है, ये भी नेगेटिव वाई, दोनों का देखो आप। अगर इसको देखो, इसका क्या है, नंबर की हाँ देखो बेटा इधर देखो, अगर ये मान लीजिए माइनस ए है और दूसरे का भी ये इसका तरंग का आयाम है माइनस ए, तो अगर माइनस ए और माइनस ए जोड़ेंगे तो बेटा क्या होगा, जुड़ेगा या एक दूसरे को कटेगा, जुड़ेगा। जुड़ेगा ना बेटा, इसलिए जुड़ रहा है ये, इसलिए यहां पर ये -2a आएगा। सिंपल गणितीय योग कर रहे हैं अपन, कुछ भी नहीं कर रहे हैं। हाँ बोलो बेटा। ये तो फोर्थ नंबर की जो वेव है इसमें ना आपने मोशन करते हुए बताइए आप। ये वेव मोशन नहीं कर रही है, आपको पता चला कि वेव कुछ भी नहीं होती है। मैंने आपको शुरू से बताया था, यहां पार्टिकल तो दोलन कर रहे हैं, लेकिन जो तरंग की जो शेप बन रही है वो एक सीधी लाइन है, इसके अंदर विस्थापन कुछ नहीं हो रहा है तरंग का। आपने बेटा पहले दिन से नहीं पढ़ा, इसलिए आपको दिक्कत आ रही है कि हर जगह हर पॉइंट पर एक एक कण दोलन कर रहा है, और उस दोलन के कारण जो दिख रहा है वो तरंग कहलाती है। तरंग कुछ भी नहीं होता है, वो तरंग की शेप है। तरंग नाम की कोई चीज नहीं होती, ये अपने मन में क्लियर कर लो। केवल तरंग की जगह तरंग की शेप होती है, उस शेप का क्या मूवमेंट हो रहा है वो हम देख रहे हैं। इसलिए यहाँ के बच्चों को आपको इसलिए सरल जल्दी समझ में आ गया, क्योंकि आपको पता था कि ये तो अपन पार्टिकल मूवमेंट कर रहे हैं, एक दूसरे का नेगेटिव हो गया तो ये स्थिर दिखेगी। लेकिन इसके बावजूद, इसकी सीधी लाइन होने के बावजूद भी ये दोनों तरंगें अपने मूवमेंट कर रही हैं विपरीत दिशा में, अर्थात पार्टिकल्स दोलन कर रहे हैं, लेकिन हमको जो दिख रही है तरंग की शेप वो एक सीधी लाइन दिख रही है। इसलिए इसको अलग अलग बना के आपको दिखा रहा हूं, जिससे कि आपको पता चल जाए कि एक्चुअल में हो क्या रहा है। एक स्टेप और देख लो इसका आगे, जिससे कि वो बिल्कुल आपको भी क्लियर हो जाएगा नेक्स्ट स्टेप कैसे बनाएंगे। अब ये ब्लू वाला इधर जाएगा और ब्लैक इसको इधर भेज दो। अब बताओ, अगर हमने ब्लैक वाला इधर भेजा, ये यहां आ गया ब्लैक वाला, इसमें कुछ भी रटना नहीं है। ये तो ब्लैक वाला इधर चला गया, ये वाला बिंदु था इसका, अब ये यहां आ गया। इससे एक एक सरकता जा रहा है, पहले यहां था, फिर यहां था, यहां था, यहां आया, अब यहां आ गया। और जो ब्लू वाला है वो इधर सरक रहा है, इसका मतलब ये इसका जो हाईएस्ट पॉइंट था वो यहां आ गया, हाईएस्ट पॉइंट इसका यहां आया। तो ये कैसे तरंग बनेगी, और इसकी जो रिजल्टेंट तरंग होगी वो क्या होगी, फिर दोबारा अगर हम इनका गणितीय योग निकालेंगे तो ये प्लस है, ये माइनस है, तो यहाँ जीरो आएगा। यहाँ ये प्लस है, ये माइनस है, ये प्लस है, जीरो आएगा। ये प्लस, ये माइनस, जीरो आएगा। ये माइनस, ये प्लस, ये जीरो आएगा। इस प्रकार इस समय फिर दोबारा हमारे को लाइन सीधी दिखेगी। इस समय फिर दोलन कर रहे हैं, पार्टिकल तो दोलन कर ही रहे हैं अपनी जगह, लेकिन हमको फिर हमें आपको क्या दिखा, सीधी एक रेखा दिख रही है। समझ में आया। इन सब चीजों में अगर आप ये देख रहे होंगे तो आपको एक चीज नजर आ रही होगी। अगर आप इसको देखें, रिजल्टेंट वेव को, इस रिजल्टेंट वेव, इस रिजल्टेंट वेव, इस रिजल्टेंट वेव, इसका अर्थ ये होगा कि जहां जीरो आयाम था, आप देखो जीरो आयाम कहां कहां था। अगर हम यहां देखें तो जीरो आयाम, इस पे सारा ही जीरो आयाम था। यहां पे जीरो आयाम था तो यहां पे भी जीरो आयाम था, यहां पे भी जीरो है, यहां पे भी जीरो आया रिजल्टेंट, और यहां पे भी जीरो है। यानी कि हर जगह जीरो आयाम चल रहा है उस सीधी लाइन में। देखो ध्यान से दोबारा देखो इस चीज को, जो स्टेटमेंट मैंने बोला है। कोई सा बिंदु ले लो, हमने ये बिंदु लिया, यहां रिजल्टेंट यहां कितना था, जीरो,
आयाम, यहाँ कितना है, यहाँ फिर ये भी 0 और ये भी 0। अर्थात जहां पर 0 था वहां पे हर स्थिति में वो 0 ही दिख रहा था आयाम। ये बात समझ में आई? यहां पर यहां तरंग चाहे कहीं भी चल रही थी, ये फर्क है प्रगामी तरंग में और अप्रगामी तरंग में। जबकि अप्रगामी तरंग जो होती है तो वहां पर जहां 0 है वहां 0 रहेगा। और मैक्सिमम का देख लो, अब एक देख लो कि अधिकतम कहां कहां दिख रहा है। हमारा अधिकतम क्या था, ये था, इसके बाद अधिकतम कहां आया, और फिर अधिकतम इसके बाद नीचे जब बनाएंगे तो वहां पर आएगा। इसका मतलब इसको इसलिए अप्रगामी तरंग कहते हैं कि जो कोई बिंदु जहां पर है उसका अधिकतम जो विस्थापन है वो समान है, विस्थापन समान है। जिस भी बिंदु पे आप देख लो, अगर आप किसी और बीच के बिंदु को देख लीजिए, अगर मान लो यहां देखते हैं, अब इस बिंदु पे देखो जरा क्या क्या हो रहा है, हर जगह समान। उस कण का जो विस्थापन है वो हमेशा समान रहेगा। इसका मतलब ये हुआ हमने यहां एक चीज सीखी कि यहां दोलन काल तो समान था, क्योंकि डब्ल्यू समान लिया, ओमेगा समान लिया, हमने ओमेगा समान लिया, हमने के की वैल्यू समान ली, लेकिन फिर भी दोलन फर्क आ रहा है हर जगह। दोलन किस चीज का होता है? दोलन होता है कण का, दोलन कण का होता है और तरंग का विस्थापन होता है। इन दो चीज का अंतर पहले मन में जरूर क्लियर होना चाहिए, तभी ये वाला क्वेश्चन समझ में आएगा जो हम लोगों ने अभी ये चित्र बनाया है। जबकि आपको बिल्कुल अंतर पता हो कि जो विस्थापन होता है वो तरंग में पार्टिकल का जो शेप दिखती है जो तरंग की, उसके अंदर जो ऊंचाई है एक्स एक्सिस से, वो विस्थापन कहलाता है। और जो पार्टिकल अपने दोलन कर रहा है अपने स्थान पे, वो क्या कहलाता है? उस कण का दोलन। विस्थापन किस स्थिति में नहीं हो रहा? एक तो यहां नहीं हो रहा था किस विस्थापन, और दूसरा विस्थापन यहां पे नहीं हो रहा था। हाँ बोलो, जब दोनों नहीं, तरंग इससे नेगेटिव पॉजिटिव मत सोचो, अपने को यहां देखना है गणितीय योग, सिंपल गणित, उसमें कुछ भी अपने को और चीज दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। हमने यहां देखा कि ये तो है प्लस ए और ये है माइनस ए, तो इन दोनों को जोड़ेंगे तो क्या आएगा? 0। इसलिए ये आपको विस्थापन जो है, विस्थापन वो 0 दिख रहा है, विस्थापन, तरंग का विस्थापन। जबकि कण का दोलन हो रहा है, ये वाला काली वाली जो रेखा है वो दिखा रही है कि यहाँ पार्टिकल यहाँ हो रहा है, इस जगह यहाँ दोलन हो रहा है, इस जगह यहाँ दोलन हो रहा है, इस जगह यहाँ दोलन, सबका दोलन हो रहा है। लेकिन इसमें फर्क क्या हो रहा है कि जो ये पार्टिकल है यहां वाला, अगर एक लेते हैं, इस पार्टिकल का दोलन की सीमा इतनी सी है, ठीक है ना, ये पूरे समय पार्टिकल इसी जगह, तो इतना से दोलन, उसका जो उसका अधिकतम दोलन है वो इतना रह गया। और इस पार्टिकल का जो अगर अधिकतम दोलन कितना है, यहां तक है, अधिकतम दोलन इसका, ये पार्टिकल यहां तक कर रहा है। लेकिन ये पार्टिकल, क्योंकि हर पार्टिकल अपनी जगह पे दोलन कर रहा है केवल यहां पर, इस पार्टिकल का अधिकतम दोलन यहां तक है, इस पार्टिकल का अधिकतम दोलन यहां तक है। इससे क्या हम कह सकते हैं? इसके कारण कुछ और बोल सकते हो क्या हो रहा है? कौन सा कण अधिक गति से चल रहा होगा, ये या ये? कारण के सहित बताना। हमें ये देखना है कि इसका अधिकतम दोलन काल तो ये है, दोलन की जो सीमा है वो ये है, इसकी जो अधिकतम दोलन सीमा है वो ये है, तो कौन सा पार्टिकल अधिक तेज चल रहा है? जबकि आपको हिंट दे देता हूं, जबकि ओमेगा समान है। ओमेगा समान होने का क्या मतलब हुआ? इसका दोलन काल समान है, दोलन काल, दोलन काल, दोबारा देखो यहां लिखो, ओमेगा समान है। ओमेगा का क्या मतलब होता है? 2 पाई बाई, इसका अर्थ क्या हुआ? टी भी समान होगा। लेकिन एक पार्टिकल तो इतनी दूरी तय कर रहा है, तय कम दूरी,
और एक पार्टिकल ज़्यादा दूरी तय कर रहा है, तो किसको गति ज़्यादा रखनी पड़ेगी? ज़्यादा वाले को। इसको अपनी गति ज़्यादा रखनी पड़ेगी, जब ही इसकी बराबरी कर पाएगा। इसको तो कम समय दूरी चलनी है, आराम से चल सकता है, और इसको ज़्यादा समय पार करना पड़ता है, इसलिए इसको गति ज़्यादा करनी पड़ती है। इसका मतलब ये निकला कि जो भी बिंदु अधिक जिसका आयाम है उसकी गति तेज होगी, उस बिंदु को गति तेज चलनी पड़ेगी। दोबारा यहां देखो, यहां हम कह रहे हैं कि ओमेगा इजिकल टू 2π/t है, टी भी समान होगा। इसका मतलब एक ही समय में दोलन काल उनका समान है, दोलन काल समान है। अब जब दोलन काल समान है तो गति क्या होती है? या दूरी अपॉन समय, और ये होती है λ/t। ठीक है, तो हम ये कह रहे हैं कि समय तो बराबर लग रहा है, दूरी ज्यादा कर रहा है, इसका मतलब गति यहां पर ज्यादा होगी। इसका मतलब जहां पर जो भी इस पॉइंट से, अब देखो आप ये एक्चुअल में तो इसका कोई भी मूवमेंट नहीं है, जीरो है एक्चुअल में, तो वो सीधी लाइन दिख रही है आपको, लेकिन पार्टिकल्स आपस में लड़ रहे हैं कि मैं तेज चलूंगा या मैं धीरे चलूंगा। तो पार्टिकल्स तो झगड़ा कर रहे हैं अभी भी, लेकिन जो देखने वाला है उसको केवल एक सीधी रेखा दिख रही है। ये इसलिए इनको अप्रगामी तरंग कहते हैं, क्योंकि हर कण जो है अपने स्थान पर ही दोलन कर रहा है, और उसका जो विस्थापन है, उसका विस्थापन फर्क है। और चूंकि ये विस्थापन प्लस या नेगेटिव है, इसलिए जो रिजल्टेंट दिखता है वो जीरो दिखता है। ये अगर किसी बच्चे को दोबारा समझना है तो मैं इसको दोबारा पूरा चित्र बना के समझा सकता हूं, लेकिन अभी पूछ लेना, क्योंकि जब इंटरफेरेंस ऑफ वेव्स पढ़ेंगे और उसके बाद वेव वाले जो आएगी थ्योरी पूरी, वो सारा इसी पे सिद्धांत है। एक किरण इधर से आ रही है, एक किरण इधर से आ रही है, दोनों किरणों का क्या होगा। हाँ बेटा बोलो, उदयपुर से बेटा, उदयपुर से पूछो। हेलो सर। हाँ बोलो बेटा। हेलो सर, ये YR2 वाली लाइन सर, ये YR2 वाली लाइन बता। YR2 कैसे हुआ, दोबारा बताता हूँ, इसको मैं दोबारा बना ही देता हूँ जिससे कि आपको सरल समझ में आ जाए। नहीं, दूसरे बोर्ड बन नहीं सकता ना, समझ में नहीं आएगा ना, वो तो समझ में इसी चित्र से आ सकता है, क्योंकि चलो इसको दोबारा बना लेते हैं, कोई नहीं। बच्चों को समझ में आ जाए, मेरे ख्याल से वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि बनस्पत की दोबारा बनाने की मेहनत से। बेटा हमने कहा कि ये जो नीली वाली किरण है, नीली वाली तरंग की जो शेप है वो चल रही है -x डायरेक्शन में, और जो काले वाला तरंग की शेप है वो चल रही है +x की दिशा में। तो हम लोगों ने इसको 4 भागों में बांटा है, π/2, पाई, 3π/2 और 2π, और ये मान के चल रहे हैं कि हर बार वो π/2 की उसका अंदर गैप चल रहा है। किसका गैप चल रहा है? कला का, यानी कि हर बार कला वो π/2 कला से आगे चल रहा है। ये कौन बच्चे समझने की कोशिश कर रहे हो या नहीं? ये तो पालिका, वो कहाँ चले गए? उनको तो उसको रखते, इससे उनको पता तो चलता बच्चों को। इसका मतलब ये हुआ कि हम ये कह रहे हैं कि नीले वाला जो तरंग की शेप है वो इस दिशा में चल रही है, तो ये इधर से इधर आ जाएगा, यानी कि एक दूरी कवर कर लेगा, ये एक दूरी कवर कर लेगा। इसका मतलब ये यहां पहुंच गया, नीले वाला इस बिंदु पर पहुंच गया। और इसको मैं एक सिद्धांत आपको बताना चाहता हूं, किरण बनाना कैसे सरल होता है। आपको लग रहा होगा नहीं, मैं जल्दी जल्दी कैसे बना लेता हूं इसको। ये सिद्धांत बहुत सरल है। ये आप एक बार देख लोगे अच्छे से, फिर आपको कभी गलती नहीं होगी। अब हमारे पास हम लोग चूंकि इसके जो सबसे ऊंचा पॉइंट है उस पॉइंट का मूवमेंट देख रहे हैं। हमने ये देखा कि नीली वाली वेव का ऊंचा पॉइंट यहाँ आ गया, तो मैंने यहाँ पे बना दिया इसको कि ऊंचा वाला पॉइंट यहाँ आ गया।
बस ये पॉइंट मैं ट्रेस कर लेता हूँ कि ऊंचा वाला पॉइंट यहाँ पर आ गया। अब ऊंचे वाले पॉइंट से हमको वेव बनानी है जिससे कि पूरी वेव बन जाए। कैसे बनेगी? अगर ये सबसे ऊंचा पॉइंट है तो ये यहाँ पर छोटा पॉइंट यहाँ पर आएगा, पहले यूँ आएगी, हमेशा ऊंचे पॉइंट से दूसरे वाले तक नीचे जाती है, और इसके बाद अपने को पता है कि वो 2 में पूरी करेगी किरण, और आखिर में ये जो शेप होगी वो यहाँ पहुँच जाएगी। ये जब हुआ जबकि ये इधर जा रहा है। इसका मतलब अगर हमें ऊंचा वाला पॉइंट पता चल जाता है तो हम पूरी की पूरी तरंग को आराम से बना सकते हैं। इस पर अगर हम काले वाले को देखें, यहाँ पे क्या हो रहा था, काला वाला एक जना इधर चला गया, यानी कि ये पॉइंट यहाँ पर आ गया। अब अगर यहाँ पर आ गया तो हमको देखना है 1 और दूसरी लाइन पर ये उच्चतम पॉइंट आ गया, 1 और 2 दूसरी लाइन पर उच्चतम पॉइंट आया। उच्चतम पॉइंट अगर हमारे पास आ गया ये, तो हमको पता है किरण कैसे बनेगी। सीधा सिद्धांत है, केवल जो ऊंचा वाला पॉइंट है, जो सबसे ऊंचा पॉइंट है, उसको हमको देख लेना है और उसके देखते ही हम पूरी पूरी तरंग को बना सकते हैं। और अब इन दोनों का हमने गणितीय योग करना है। हमको पता है कि ये a है और ये -a है। अगर हम इस स्थान पे जोड़ेंगे तो a + -a = 0। इस पॉइंट पे भी 0 है, बीच में भी 0 आएगा। यहाँ पे भी अगर निकालना चाहें तो अगर हम यूँ करके निकालें, इसी प्रकार ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव है, बराबर है, तो यहाँ पर भी पॉइंट यहाँ आएगा और ये वाला पॉइंट यहाँ पर आएगा। इस प्रकार जो पूरी तरंग है उसकी शेप हमें क्या दिख रही है? शेप, केवल शेप। यही इसका सबसे बड़ा कमाल है कि पार्टिकल्स तो दोलन कर रहे हैं, लेकिन जो शेप दिख रही है तरंग की वो सीधी लाइन दिख रही है। समझ में आया इस बात को? कुछ और कुछ पूछना हो बेटा तो बोलो। हाँ बोलो बेटा। नहीं हेलो सर। हाँ बताओ बेटा, बोलो, पूछो। सर ये YR2 वाली लाइन का थोड़ा सा विस्तार से बताओ। बेटा यही तो अभी समझाया है, वही तो है YR2। ये मैं तीसरी बार ही बता सकता हूं आपको, लेकिन ध्यान से सुनो, 3rd टाइम दोबारा बता रहा हूं। इतनी सरल चीज है, जबकि केवल गणितीय योग है। इसको और नीचे आगे ले लेते हैं यहीं पर। अब हमने कहा कि ये वाला पॉइंट और आगे चला गया, इसका मतलब इसका पॉइंट ये वाला यहां पर आ गया, नीले का यहां पर आ गया, नीले का पॉइंट। जब नीले का पॉइंट आ गया यहां पे, तो मुझे पता है कैसे बनेगी ये इधर आ गया, ये कहाँ आया है? यहां पर आया। ये वाला पॉइंट इधर सरक गया तो इधर आएगा। ये वाला पॉइंट, ये ऊंचा, सबसे ऊंचा पॉइंट कहाँ चला गया? अब इस रेखा पे आ गया, तो सबसे ऊंचा वाला पॉइंट यहां से सरक कर इस रेखा पर आ गया। तो तरंग हमारी कैसे बनी? अब काले वाले को देखो, ये वाला पॉइंट इस पे चला गया, यानी कि यहां पर इसका उच्चतम आ गया, काले का। काली वाली रेखा चल रही है इस दिशा में, ये उच्चतम पॉइंट यहां आ गया। तो अपन कैसे बनाएंगे इसकी किरण? अपने सीख रखा है, इसको सबसे ऊंचा मानते हुए 2 भागों में बांट दिया। ये इधर आ गया, ये इधर आया, ये इधर आया और ये इधर चला गया। अब इसकी जो रिजल्टेंट वेव होगी वो क्या होगी? ये -a + -a -2a, तो ये -2 आई आएगा यहाँ पर। ये रिजल्टेंट है, ये YR3 जो निकाला था उससे जब रिजल्टेंट आया था। अब समझ में आया बेटा या नहीं? बताओ उदयपुर से बेटा। हाँ सर आ गया। चलो गनीमत है।
मुझे लगता है आज के लिए इतना ही बहुत है। ये लेकिन चित्र जब कल कॉपी लेके आओ तो ये लेके आना, दोबारा मुझे मत कहना बनाने के लिए। पूछो पाली से क्या कोई प्रश्न पूछना है बताओ, लेकिन आप बार बार इस चीज़ को याद रखो कि यहाँ पे कुछ भी रटने की ज़रूरत नहीं है। इसमें कोई ऐसा आया अब तक जो रटने का आया हो? अगर आपको केवल सिद्धांत पता हो तो आप अपने आप सब कुछ धीरे धीरे अपने घर पे जाके प्रैक्टिस करना इसको बनाने की, और आपको इतना अच्छा लगेगा कि जो सबसे कठिन चीज़ है ये पूरे फिजिक्स 12th और 11th की मिलाकर जो सबसे कठिन चैप्टर है वो तरंग होता है, और वो ये ही चीज़ कभी किताब वाले से समझ नहीं सकते। आप किताब आज खोल के देखना चाहोगे जब, इसको अच्छी से समझने का मतलब है कि कुछ भी नहीं करना है अब अपने को, और ये इतना सरल है। ये केवल अपने मन में ये याद रखना है कि एक किरण इस दिशा में जा रही है, दूसरी किरण इस दिशा में जा रही है, तो क्या होगा, बस उसको π/2 दूरी से बढ़ाते जा रहे हैं दोनों को। जिस दिशा में वो चल रही है उसको बढ़ा रहे हैं, इस दिशा में इसको बढ़ा रहे हैं, इसलिए हर बार उसका विस्थापन वही रहा। और विस्थापन और दोलन से दोनों का आपको पता ही है, अंतर पता चल गया ना अब तो, कि जो दोलन कर रहा है पार्टिकल और कर्ण के विस्थापन के कारण जो शेप दिख रही होती है वो तरंग है। तो ये दोनों का अलग अलग है। ठीक है, थैंक यू।